हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जेड डायनेस्टी सीजन 2 का पार्ट 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ओल्ड मास्टर और उसकी ग्रैंड डॉटर अभी भी यही काम कर रहे थे कि वो लोगों को फ्यूचर और पास्ट प्रेडिक्ट करके दे रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर इस इलाके का मास्टर आकर ऐलान करता है कि यहाँ से सारे लोग भाग कर चले जाएं। पर तभी वहां पर एक खूनख्वार वॉरियर आ गया था, जिसके आते ही तो वो भी उनसे कहता है कि मेरी भी किस्मत को चेक किया जाए। पर तभी यहाँ पर उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन वो उन लोगों को वहां से भगा देता है और उसकी किस्मत देखने पर उसे पता चलता है कि हाँ, वो फ्यूचर में सिक्योर है। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग लिया गया था, जो कि दरअसल में जियोफान होता है। 10 साल गुजर जाने के बाद जियोफान अब घोस्ट की तरह एक खूनखोर वॉरियर बन गया है, इसलिए अब वो घोस्ट किंग ली कहलाता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये दोनों वॉरियर एक दूसरे के सामने आ गए थे, जिन्हें शांत कराने की कोशिश वो एल्डर मास्टर करता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। इन दोनों के एक दूसरे के सामने खड़े होकर तो काफी गर्मा गर्मी का आलम होता है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किनरू से कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हम ली से मिलने को आएंगे। साथ ही साथ में किनरू घोस्ट किंग से ये भी कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि सारे का सारा खजाना और ट्रेजर्स पहले से ही ली के पॉकेट में होगा। जिस पर घोस्ट किंग उसे जवाब देता है कि अगर पॉइजन गॉड इस बात की इजाजत दे दें तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस बात को रोक कर दिखा सके। लेकिन किनरू से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा पॉइजन मास्टर कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उसने दुनिया के मामलात में अफेयर करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है और वो इस मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक सारे का सारा मामला मेरे अंकल यू यांगजी ही चला रहे हैं और इसमें पॉइजन गॉड का कोई भी मुदाखलत नहीं है। ये कहते साथ ही तो किनरू उसे ग्रीट करता है। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि डीमन सेक्ट का एक जासूस चुपके से ये सब कुछ सुन रहा था और उसने सारी बातें सुन ली थी। यंग मास्टर किनरू जैसे ही वहां से चले जाते हैं तो तभी यहाँ पर घोस्ट किंग उस लड़की से कहता है कि वाह लड़की, तुम तो अब काफी बड़ी हो चुकी हो। ये कहते साथ ही घोस्ट किंग वहां से चले गए थे। पर तभी हम देखते हैं कि विल डॉग उसके पास हंसती हुई आकर उसे कहता है कि अरे छोटी बच्ची, मुझे लगता है कि तुम किस्मत बताने में काफी ज्यादा माहिर हो। यहाँ पर इसे ही विल डॉग ने पहले तो इसे रिजेक्ट कर लिया था, पर तभी जैसे ही इसे मालूम हो गया कि यहाँ पर तो घोस्ट किंग के साथ साथ और भी बड़े बड़े लोग किस्मत आजमाने आते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। और तभी महज पर घोस्ट किंग का पेट आ गया था, जो कि उसे चढ़ाते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें हम ये बात करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर वो विल डॉग उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी खा सकता हूँ, मुझसे साइड पर रहना, क्योंकि उसकी क्वालिटीज ही एक डॉग की तरह होती है। पर तभी यहाँ पर वो कहता है कि यार, मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या तुम ऐसा कर लो कि तुम मेरे फेस को ही रीड कर लो। वो लड़की भी उसे पूछती है कि चलो जल्दी जल्दी बताओ कि मैं तुम्हारा चेहरा पढ़कर तुम्हारा फ्यूचर को कौन सी चीज प्रेडिक्ट करूं। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, क्या मैं एक बड़ा म्यूजिशियन बन सकता हूं। जिस पर वो लड़की मान जाती है और कहती है कि चलिए ठीक है, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती हूँ। अब जैसे ही उसने यहाँ पर वो लड़की भी उस विल डॉग का चेहरा रीड करने के लिए मान जाती है। जैसे ही उसने उसका चेहरा रीड करना शुरू कर दिया था तो उसे उस विल डॉग का चेहरा काफी अजीब लगता है और वो कहती है कि तुम्हारा चेहरा तो लाखों में एक है। वो उसके माथे को रीड करती हुई कहती है कि तुम्हारे माथे पर बनी हुई 3 ये लकीरें तुम्हारी किस्मत को खराबी की तरफ धकेल रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आगे कामयाब होने के लिए किसी और शख्स के साथ की जरूरत पड़ेगी, जो कि दरअसल में घोस्ट किंग की तरफ इशारा कर रही थी। अब यहाँ पर वो विल डॉग गुस्से से उसे कहता है कि क्या मैं फ्यूचर में अपने दम पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर वो गुस्सा भी हो गया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तो वो एल्डरो से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले पैसे देना होगी, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर विल डॉग गुस्से से उसे कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम इसे बोलो कि ये बकवास ना करे बल्कि मेरे अच्छे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे, तो तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को पैसे बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये कहते साथ ही जैसे ही विल डॉग वहां से आने लगा तो तभी पीछे से जियोफान का पेट उसके पीछे पड़ जाता है और उसे तंग करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए फाइनली उसके पॉकेट से पैसे निकालकर जल्दी जल्दी से उस लड़की को दे देता है। अब ये देखकर तो वो गुस्सा होकर विल डॉग आकर उसे पंच लगाने ही लगा था, लेकिन तभी उसे शायद घोस्ट किंग की याद आ गई हो, इसलिए वो रुक जाता है और उन दोनों से कहता है कि एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं तुम लोगों से अपना सारे का सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। विल डॉग के वहां से जाते ही तो वो लड़की छोटे लिटिल मंकी से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ में वो उसके लिए कुछ खाने को भी देती है, जिसे देखकर तो लिटिल मंकी काफी खुश हो जाता है। पास में खड़ी हुई उसकी सिस्टरों से कहती है कि 3 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक भी तुम कैंडिड बंस को पसंद करना नहीं भूली हो। वाह, क्या कमाल की बात है। और इन दोनों की मुलाकात भी एक लंबे अरसे बाद हो रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों की खुशी
कुछ भी देखने के काबिल थी। अब नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है कि उन तीनों ग्रुप्स वहां से जा चुके थे और उन्होंने वहां पर मौजूद सारे के सारे डीमंस के लोगों को भगा दिया था। लेकिन उन लोगों के जाते साथ ही वहां पीछे से सारे डीमंस फिर से उठ खड़े होकर खुश हो रहे थे और कहते हैं कि हम लोगों ने फाइनली इन्हें चकमा दे ही दिया है। डीमंस ग्रुप का सीनियर अपने बाकी साथियों से कहता है कि जल्दी से ये खबर हाल मास्टर तक पहुंचा दो कि इन तीनों का ग्रुप किस तरह कौन से रास्ते पर गया है, इसलिए हम भी उनका पीछा करेंगे। दूसरी तरफ हम उसी वेस्टर्न स्वार में एल्डर मास्टर को देखते हैं, जहां पर उसके साथ वो दोनों ग्रैंड डॉटर भी आई हुई थी, जो कि बातचीत कर रही थी कि क्या हमें यहाँ पर जोर जबरदस्ती लेकर आया गया है। लेकिन ये बात कहते साथ ही अचानक से यहाँ पर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके की एनर्जी फैल जाती है। अचानक से वहाँ पर कुछ आइस भी अपीयर हो गई थी, जो कि देखते साथ ही वहाँ पर कुछ स्लैश अटैक्स हो जाते हैं, जिनके कारण तो वहाँ मौजूद दरख्त भी कट चुके थे और पत्तों समेत हर तरफ पत्ते ही पत्ते फैल जाते हैं। ग्रैंड मास्टर भी अपनी दोनों डॉटर्स से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी मूव नहीं कर रहा है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके अंदर से किंग रू बाहर आ जाता है। किंग रू के बाहर आते ही वो उस लेडी फेरी से कहता है कि गोल्डन फेरी, मैंने तुमसे मिलने के लिए आपसे मीटिंग रखी थी, लेकिन तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ इन सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस ही नहीं करना चाहती हो, इसलिए तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई हो। जिस पर गोल्डन फेरी उसे बताती है कि 3 दिन पहले 1000% सेक्ट की तरफ से जैन पाउडर पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे काफी ज्यादा डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। गोल्डन फेरी उसे ये भी कहते हैं कि मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये सब कुछ तुमने ही किया होगा। जिस पर वो उसे कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ करता तो मैं पॉइजन को ही क्यों यूज करता। साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि तुम्हें अगर अभी तक भी ये लग रहा है कि इस सारे मामले में मेरा वांडू सेक्ट इंक्लूड होगा, तो मैं तुम्हें जरूर इस बात की एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन हम दोनों के लिए ही बेहतर साबित होगी। ये कहते साथ ही केंड्रू अपने रास्ते पर निकल जाता है। गोल्डन फेरी उस दूसरी श्याओहा से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मैं तुमसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टाइम बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्टर्न स्वार में अब काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। इस तेज बारिश ने एल्डर को काफी परेशान कर दिया था, जिस पर वो अपनी बच्ची से कहता है कि बच्ची, क्या लगता है कि ये बारिश कब तक रुक जाएगी? मैं तो उससे काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। और तभी वहाँ पर बारिश में लिटिल मंकी भागती हुई आ जाता है, जिस पर वो लड़की श्याओहा से पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पर किस लिए आ गए हो। लिटिल मंकी के बताने से पहले ही वहाँ पर विल डॉग यानी कि ज़्याओहान आ जाता है, जो कि ज़्याओहा से कहता है कि क्या तुम्हें ये अम्ब्रेला जरूरत है, क्या मैं तुम्हें इसे दे दूं। ये बात सुनते ही ज़्याओहा को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि किस तरह से इस प्रीस्ट ने एक मर्तबा पहले ही उसे ये अम्ब्रेला नहीं दिया था। जिसे वो सोचते सोचते वहाँ पर उसे याद आ गया था कि इस ट्वाइस प्रीस्ट ने उसे बोला था कि अगर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये बारिश ही नहीं होती। जिसे सुनकर तो वो काफी गुस्सा हो चुकी थी और इस बार भी उसे यही लगता है कि ये ट्वाइस प्रीस्ट मुझे कभी भी अपना अम्ब्रेला नहीं देगा, इसने पहले ही मुझे नहीं दिया था तो अब ये क्यों देगा। ये ट्वाइस प्रीस्ट ज़्याओहान भी उस पर हंसते हुए कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें ये कभी भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि एक मर्तबा जब मैंने तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने का बोला था तो तुमने मुझे फ्री में चार्ज नहीं किया था, बल्कि जोर से पैसे लिए थे। अब ये बात सुनकर तो वो लड़की भी उसे कहती है कि नहीं, अब बस मुझे ना ही दो तो अच्छा ही होगा। जिस पर वो मन ही मन में सोचता है कि मैं किस तरह से इन लोगों को मनाऊंगा, मैं एक आउटसाइडर हूँ। साथ ही साथ में आउटसाइडर होने के साथ साथ मैं एक प्रीस्ट भी हूँ, और वो कहता है कि मैं किस तरह से इन लोगों को अपने साथ में शामिल या अपने को इन लोगों के साथ शामिल करूंगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर ज़्याओहान मजबूर होकर उसे अपना अम्ब्रेला दे ही देता है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती हुई कहती है कि तुम काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ज़ाओयुआन उस पर गुस्से से कहता है कि नहीं, मैं बचपन से ही बुरा पैदा हुआ हूँ। साथ में वो कहता है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा ईवल टाइप की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे मैं काफी ज्यादा बुरा शख्स बन जाता हूँ। साथ में यहाँ पर वो अपने आप पर गुस्सा होकर ये भी कहता है कि मैं हमेशा अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे लोगों से ही लड़ता रहता हूँ, जो कि मेरी सबसे बुरी बात है। इस बेवकूफ की इन बेवकूफाना बातों को सुनकर तो उस एल्डर को भी मजबूरन हंसी आ गई थी, और वो इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि इस हंसी को देखकर तो ज़ाओयुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे आगे बढ़कर पंच लगाने ही लगा था, लेकिन पंच लगाने से पहले ही वो एल्डर मास्टर हंसी के मारे ही नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर तो फिर से ज़ाओयुआन उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तुम तो मेरे पंच लगाने से पहले ही गिर चुके हो। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद बारिश रुक चुकी थी, पर तभी अचानक से यहाँ पर मंकी किंग देखते हैं कि बुलबुले होने लग गए थे, और देखते ही देखते वहाँ पर उनमें से एक फिशमैन आते हुए यहाँ पर उस लड़की पर हमला कर देता है। फिशमैन का वो ब्लेड ज़्याओहा को कट करने ही लगा था, पर तभी यहाँ पर गोल्डन फेरी ने आकर उसे वहां से पीछे हटा दिया। जो देखते साथ ही तो यहाँ पर उस फिशमैन ने उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया था।
फिशमैन उस वाटर स्वार्म यानी कि दलदल में चुपके चुपके से उन पर हमला करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एंट्री हो जाती है घोस्ट किंग ने, जिसने अपनी इवल एनर्जी के पॉइंट से उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया था। फाइनली यहाँ पर घोस्ट किंग की एंट्री हो गई थी, साथ ही साथ में उसके साथ किंड्रू भी मौजूद था और उनके आते ही तो पहले वो फिशमैन को चेक करते हैं, लेकिन अब वो मर चुका था। ये तीनों खड़े खड़े तो इन दोनों वॉरियर्स को देखकर हैरान रह गए थे। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है और उसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं कुछ ही देर बाद अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप दोस्तों को जेड डायनेस्टी का सीजन 2 काफी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट तो जरूर बनता है।